मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे उफान पर है। दोनों पार्टियां पूरे दमखम से मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, क्या माहौल आप देख रहे हैं लगातार चुनाव में? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार बहुत मजबूत है और मध्य प्रदेश की जनता में भी भारतीय जनता पार्टी को 2003 से थोड़े कालखंड को छोड़ दें तो हमेशा आशीर्वाद प्राप्त रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में विकास और जन कल्याण की दृष्टि से पूरी तरह खरी उतरी है। केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में लोगों का भला कर रही है, देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है और केंद्र की जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में उनका लाभ मिल रहा है और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन करने में मध्य प्रदेश एक तौर से अव्वल राज्य है। कार्यकर्ताओं का परिश्रम बूथ पर और बूथ से लेकर शीर्ष नेताओं की रणनीति, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ प्लस है और इस सब के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होंगे। 1998 के बाद विधानसभा के मैदान में आप उतर रहे हैं। दिमनी से चुनाव आप लड़ रहे हैं। दिमनी का जो समीकरण भी है, आपके आने से सीट का रुतबा भी बढ़ गया है। कुछ बदलाव कितना नजर आता है आपको इतने 20 सालों में? नहीं, स्वाभाविक रूप से मैं 2003 में लड़ा था विधानसभा का चुनाव। 98 के बाद फिर 2003 में लड़ा, 93 में भी लड़ा, लेकिन फिर लंबा कालखंड हुआ कि 2009 से मैं लगातार लोकसभा में हूँ। तो स्वाभाविक रूप से लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव इतने वर्षों बाद लड़ना थोड़ा अलग प्रकार का तो लगता है, लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मेदारी दे उसको अच्छे से निभाना, यही हमको सिखाया गया और यही हमने सीखा है। और मुझे लगता है पार्टी ने योजना के अनुसार कई ऐसे चेहरे जिनको राज्य में जाना जाता है उन सबको भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए निर्देश दिया और मैं समझता हूँ दिमनी से चुनाव लड़ना मेरा सौभाग्य है। दिमनी की जनता हमेशा लोकसभा में मुझे भेजती रही है और इस बार दिमनी की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मैं विधानसभा भी आऊँगा और मेरी कोशिश होगी कि जिस प्रकार से लोकसभा के माध्यम से हम सेवा कर रहे थे, विधानसभा में जीत कर भी दिमनी की जनता की सेवा करेंगे। दिमनी में विकास के नए नए आयाम को छुएंगे। जैसे जैसे चुनावी रफ्तार बढ़ती जा रही है, बयानों की भी बढ़ रही है। चुनाव में हमेशा बयानबाजी जो होती है वो पूरे उफान पर होती है। अभी राम मंदिर को लेकर बहुत ज्यादा चल रहा है, सनातन को लेकर बहुत ज्यादा बयानबाजी होती है। हाल ही में कमलनाथ जी ने भी कहा था कि राम मंदिर बीजेपी का नहीं है, बीजेपी का अपनी कोई व्यक्तिगत नहीं, राम मंदिर सबका है। नहीं, बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि राम मंदिर बीजेपी का है। राम मंदिर सबका है, ये सही है, लेकिन कांग्रेस को ये कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने राम मंदिर निर्माण का पग पग पर विरोध किया और कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जैसे वकील ने शपथ पत्र देकर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। राम मंदिर का विरोध करते रहे, राम सेतु का जब विषय आया तो विरोध करते रहे। अब जब चुनाव आता है तो इनको हिंदुत्व याद आने लगता है तो जनेऊ पहनना शुरू कर देते हैं। ये फसली लोग हैं, जनता इन पर भरोसा नहीं करती। राम मंदिर से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, ये परिपक्व आस्था है। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट और चुनाव का विषय नहीं है। आस्था के कारण हम लोगों ने संघर्ष किया और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनका साथ दिया और राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। और मुझे गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने
राम मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया। राम मंदिर का निर्माण आज चल रहा है और 22 जनवरी को देश के करोड़ों लोग राम प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य अपने जीवन में प्राप्त कर सके। राम मंदिर की हम बात कर रहे थे, न्योते की बात चल रही, सभी जगह आमंत्रण जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रण देगी बीजेपी? नहीं, सवाल इसका नहीं है। सवाल राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो लोग उसके आयोजक हैं। वो जिसको बुलाएंगे उसको बुलाएंगे। किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना ये मेरे अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं। लगातार बयानों की हम बात कर रहे थे अभी। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की जोड़ी को बीजेपी के लोग कहते हैं कि शोले फिल्म के जय और वीरू की जोड़ी है। उस पर कांग्रेस से जवाब आता है कि जय और वीरू गब्बर को जो है समाप्त करने के लिए आए। न तो वो दोनों जय वीरू हैं और न सामने गब्बर है। कांग्रेस के लोगों के पास अपने कार्यकाल की कोई उपलब्धि नहीं है, कोई जन कल्याण और विकास का काम नहीं किया है। इसलिए इस प्रकार की फालतू बातें करके अखबारों में सुर्खियां बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इनका स्खलन पूरी तरह हो चुका है। इनके नेता को भी 7-7 बार लॉन्च किया गया, वो लॉन्चिंग भी फेल हो गई है। 18 महीने की कमलनाथ सरकार का फेल्यूर भी जनता देख चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी भी और आने वाले कल में मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश में तब्दील भी करेगी। कांग्रेस ने वचन पत्रों की भारी भरकम लिस्ट जारी की है। उनमें ऐसी कई चीजें हैं कि जो सीधे जनता से जुड़ी हैं। इसी तरह बीजेपी लगातार काम कर रही, लगातार योजनाएं लेके आ रही हैं। आपको लगता है कि इस तरह की कोई चीजें जो होती है उन पर कितना काम किया जाना जरूरी है या कितना काम बाकी रहता है? खासतौर से जब रेवेन्यू की बात आती है, फ्रीबीज को लेकर कोर्ट भी कह चुका है कि मुफ्त की जो योजनाएं होती है वो ठीक नहीं होती है, उस पर कोई सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, कांग्रेस ने पिछले बार 900 वचन दिए थे, 9 पर भी काम नहीं किया, तो जनता उनके वचनों पर क्यों भरोसा करेगी? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में एक रूपता है और किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र उस पार्टी का एक मौलिक दस्तावेज होता है, उस पर उन्हें काम करना ही चाहिए। और अगर सरकार में नहीं हो तो उसका डिमांड रेज करके उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। न तो कांग्रेस ने संघर्ष किया, जब सरकार में मौका मिला तो घोषणा पत्र पे काम नहीं किया। अब जबरदस्ती गाल बजाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र को भी पूरा किया और घोषणा पत्र से अलग हटकर भी लाडली बहना जैसी योजनाएं बनाई, जिससे 1,30,00,000 बहनों के जीवन स्तर में मध्य प्रदेश में बदलाव आ रहा है और उनका परिवार सुखी और संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। सिलेंडर को भी लेकर कांग्रेस ने वादे किए। प्रियंका जी आई थी तो गारंटी देकर गई हैं जबलपुर में, जब वो उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। एक बार फिर प्रियंका जी आने वाली है मध्य प्रदेश में दौरे करने को लेकर। लगातार अलग अलग जगह पर ये जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, आपको लगता है देश में जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं सबसे हॉट स्टेट मध्य प्रदेश? प्रियंका जी और राहुल जी दोनों लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी थे, लेकिन देखा रिजल्ट क्या रहा। और जहां तक प्रियंका जी की गारंटी का सवाल है, तो कांग्रेस की गारंटी तो झूठ की गारंटी हो सकती है, ये सर्वविदित है। हिमाचल में जो उन्होंने गारंटी दी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। कर्नाटक में जो गारंटी दी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। तो मध्य प्रदेश की जनता को जबरदस्ती गुमराह करने की जो कोशिश हो रही है, वो मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है और जानती है कि इनने हिमाचल में झूठ बोला, पिछले बार पंजाब में झूठ बोला था, इस बार कर्नाटक में झूठ बोला। तो मध्य प्रदेश में भी जो बोल रहे हैं वो पूरा झूठ है और ये झूठ की गारंटी है। झूठ की गारंटी पर मध्य प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करेगी। जब ये बात हुई थी, प्रियंका गांधी जी आई थी, गारंटी दी गई थी, उसके बाद चुनाव को लेकर अब ये अलग अलग जगह पर दौरे करने जा रहे हैं। आदिवासी की जब बात होती है तो दोनों पार्टियां अपने आप को आदिवासी के हित करने वाली बताती हैं और आदिवासी वोट बहुत मायने रखता है। आपको लगता है कि चुनाव में जब इस तरह के कोई वादे किए जाए किसी विशेष वर्ग को लेकर, किसी विशेष जाति को लेकर, तो कहीं न कहीं ये तुष्टीकरण का मामला तो नहीं लगता? कांग्रेस ने SC ST और अल्पसंख्यक लोगों को हमेशा वोट बैंक माना
और उनके कल्याण के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करती है। आज केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, वो SC/ST को भी उसका लाभ मिलता है, अल्पसंख्यक को भी लाभ मिलता है, सभी बाकी शेष लोगों को भी लाभ मिलता है। SC/ST के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कदम उठाए हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी की बात करें तो अंबेडकर जी की याद को अविस्मरणीय बनाने के लिए 5 स्थानों पर उनका तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और SC वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं भी आज चल रही हैं। PM किसान सम्मान निधि का, CM किसान सम्मान निधि का लाभ उन्हें मिल रहा है। लाडली बहना योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है। ये सारे लाभ जो है ST महिलाओं को भी मिल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की सरकार देश में एकमात्र सरकार है जिसने पेशा कानून को भी मध्य प्रदेश में लागू किया है, जो आदिवासी भाइयों और बहनों को सुरक्षा प्रदान करता है। मैं समझता हूँ ये एक कदम ही आदिवासियों का जीवन बदलने, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना और आदिवासियों के जो प्रति प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की है, ये पेशा कानून का लागू करना उसका प्रमाणीकरण है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर हुई। जब बीजेपी की लिस्ट आई तो आप समेत, प्रहलाद पटेल समेत 7 सांसद और केंद्रीय मंत्री को उतारा गया था, तो कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए इन दिग्गजों को मैदान में उतारा है। आपको फर्क नजर आता है चुनाव में, ये बदलाव करने से चुनाव पे असर पड़ेगा? कांग्रेस का ये बयान कांग्रेस की भयग्रस्तता को उजागर करता है। बीजेपी के लिए घबराने जैसा कोई विषय नहीं है। बीजेपी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इतना काम किया है कि हम जनता के बीच सर उठाकर जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जो समर्थन जनता का मिल रहा है उसके कारण कांग्रेस भयभीत है और इस प्रकार की बातें करके चुनाव को हल्का करने का प्रयास कर रही है। चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, 2 बार जब आप मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी पर थे, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, 2 बार बीजेपी को आपने बड़ी सफलता दिलाई थी। एक बार फिर आप, प्रबंधन आपके पास भी है, साथ ही साथ आप उम्मीदवार भी है। कितनी उम्मीद आप करते हैं कि बीजेपी कितनी सीटें इस बार ला सकती है और कितनी भव्य बीजेपी की विजय हो सकती है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता नाते जब भी जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको शिद्दत के साथ पूरा करना, ये मेरी फितरत में है। और इस बार भी पार्टी की दृष्टि से जिम्मेदारी है, उसका मैं ईमानदारी से निर्वहन कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर की कृपा होगी, कार्यकर्ताओं का परिश्रम होगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हो। कांग्रेस कहती है कि जो केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को मैदान में उतारा है, उनमें तो कई खुद ही अपने CM पद के दावेदार हैं, तो ये आपस में लड़ रहे हैं, उसका फायदा हमें मिलेगा। पहले कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि वो अपने परिवार में एक दूसरे के कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं। अपने गिरिबा में झांकें, तब दूसरी की ओर आरोप लगाने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक और वैचारिक धरातल पर खड़ा हुआ राजनीतिक दल है। चुनाव हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से कांग्रेस को परास्त करने के लिए लड़ रहे हैं और चुनाव में बहुमत आएगा, उसके बाद पार्टी तय करेगी, उसको सब लोग मानेंगे। इस बार मध्य प्रदेश के मन में मोदी जन जन तक गूंज रहा है, बहुत नारा लग रहा है। प्रचार में जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो आपको लगता है कि चुनाव बहुत अहमियत हो जाता है, चुनाव की रफ्तार तेज हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जहां भी जाते हैं, जनता में उसका क्या आप इम्पैक्ट देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे शीर्ष नेता हैं और मैं समझता हूं कि उनका आगमन मध्य प्रदेश में बहुत शुभ है, बड़ा उपयोगी है और नरेंद्र मोदी जी का जो प्रवास होगा उससे चुनाव में अप्रत्याशित विजय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे
तो वो कह रहे थे कि ईडी ने जैसे अरविंद केजरीवाल को बुलाया, मनीष सिसोदिया का मामला आया, छत्तीसगढ़ में ऐसे हुए हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम है, वो भी बोलते हैं कि ईडी को बाकी राज्य क्यों नहीं दिखते, हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है। चुनाव में ये चीजें बढ़ गई है, ऐसे आरोप लगते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ होती है वहाँ कानून का राज होता है। जो एजेंसियां स्वतंत्रता पूर्वक काम करती हैं, कोई एक दिन में ईडी या एक दिन में सीबीआई किसी पर रेड नहीं करती है। उसकी एक प्रक्रिया है और बहुत लंबे समय से वो रैकी करते हैं और उसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि उनको कार्रवाई करना है कि नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है कि कानून का राज रहना चाहिए और आज देश में और प्रदेश में कानून का राज है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की टिप्पणियां कांग्रेस के लोगों को नहीं करना चाहिए और जो गलत नहीं कर रहे हैं उनको डरने की क्या जरूरत है। एक चीज ये भी आ रही थी कि जब अभी टिकट बंटवारा हुआ तो दोनों पार्टियों में कुछ लोग असंतुष्ट भी थे, उनको मनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ लोग दोनों पार्टियों के नहीं माने हैं और मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नामांकन वापसी के बाद भी कई लोगों ने नामांकन वापस नहीं लिया। बागियों का असर आप देखते हैं, क्यों लोग बागी हो जाते हैं? क्या व्यक्तिगत स्वार्थ ऐसा दिखता है इसमें? भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। एक विधानसभा में अनेक कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने की और जीतने की योग्यता रखते हैं और यह बात सही है कि जब टिकट एक को मिलता है तो बाकी लोगों के मन में क्षुब्धता रहती है, लेकिन हमारे सभी नेतृत्व ने मिलकर बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बात करके उनको विड्रॉ भी करा दिया है। वो पार्टी को जिताने के काम में लग भी गए, लेकिन 3-4 जगह बची हैं जहां लोग निर्दलीय प्रत्याशी या अन्य पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो अब देखेंगे, ये तो डेमोक्रेसी है। यह है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी जो बता रहे थे कि डेमोक्रेसी है, बीजेपी डेमोक्रेटिक पार्टी है और सबको वहां पर सब तरह के अवसर दिए जाते हैं और थोड़ी बहुत नाराजगी लोगों में चलती है। जहां तक चुनाव का सवाल है तो भाजपा एक बार फिर बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करते हैं। ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मजाक और कुछ भी नहीं हो सकता। आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी आदमी पर दबाव डालकर मारपीट कर बुलवा दो। हमने महादेव बैटिंग ऐप पर पूरे देश में सबसे ज्यादा 500 से अधिक गिरफ्तारी की है। ये बड़ा बयान सीएम भूपेश बघेल द्वारा आया है। ईडी की कार्रवाई पर, ईडी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो। मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया है। सर आपने कहा कि आपको परेशान किया जा रहा है, तो वो तो है ही। अगर ये परेशानियां नहीं होती, ये परेशान तो ईडी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रखे हैं। इससे बड़ा मजाक और कुछ भी नहीं हो सकता, ये सीएम भूपेश बघेल ने कहा। ईडी के कार्रवाई पर, ईडी के बयान पर आप सीएम के खिलाफ किसी से बयान दिलवा दो, ये बात सीएम ने कही। दबाव डालकर मारपीट कर बयान दिलवा दो, ये सही नहीं। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि जो सुबह प्रमोद में थे, शाम को असीम भ्रष्टाचार में संलिप्त सिद्ध हुए। भ्रष्ट दाऊ ने सोचा कि छत्तीसगढ़ में पैसे के बल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो भूल गए कि भ्रष्टाचारी को किसी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। पूर्व सीएम ने बयान दिया। प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने, अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रमाण के सहित दस्तावेज में 508 करोड़ लेना बताया गया है और असीम दास की गिरफ्तारी होती है, 5 करोड़ 7 लाख रुपए उसके जब्त होते हैं, वो नाम बताता है और वहां तक पहुंच होती है। तो अब तो मामला बिल्कुल सामने आ गया, स्पष्ट हो गया।
तो ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगे तो उसे उस पद में रहने का अधिकार नहीं बचता।